प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपकी हर दिन की घटनाएं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहूँगा कि सक्रियता चरम पर है और 9 तारीख के बाद ये प्रकट दिखने लगेगा। आपने वह न्यूज़ ट्विटर पर सीएम के द्वारा लिखे गए ट्वीट को तो आपने देख ही लिया, जो कल के वीडियो के थंबनेल पे हमने लगाया था। आज एक कार्यपालिकीय आदेश जारी हुआ कि जिसमें सारे विभाग से कितने अध्याचन प्राप्त हैं, किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, इसका पूरा विवरण मुख्यमंत्री ने अपने पटल पर 48 घंटे के अंदर मांगा है। हम 8 तारीख को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 बज रहे हैं। आज की ही डेट में इस पर मीटिंग होनी है, जबकि जानते हैं 7 तारीख को योगी जी दिल्ली में थे और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में 8 तारीख 9 तारीख बहुत व्यस्ततम है, लेकिन 10 तारीख या 11 तारीख के आसपास ये घन जरूर गिरने वाला है विभाग के विभागाध्यक्षों पर कि आप अपनी वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं भरे। जवाब दीजिए, क्या वजह थी, क्या दिक्कत आई, क्यों फाइल फंसाए रखी। जैसे एपीओ की फाइल और जे की फाइल लखनऊ में भटक रही है, धूल फाँक रही है और बच्चे बेचारे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अंदर बैठे कर्मचारी मालपुआ काट रहे हैं, रिश्वतखोरी अय्यासी काट रहे हैं और बाहर से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस स्थिति को भांपते हुए और कष्टकारी परिणाम भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के चलते सांसदीय चुनावों में बुरी पराजय कह सकते हैं। या पिछली विजयश्री को, जिसमें लगभग 68 सीटों का विजयश्री घट के 36 सीट पे आके टिक गया। ये अफसोसजनक, हताशाजनक और बहुत निराशा पैदा करता है व्यक्तिगत पार्टी हित में। उसके मुखिया होने के कारण और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये जवाबदेही बनती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आज शपथ ग्रहण समारोह के पहले एक गठबंधन के सारे राजनीतिक दलों के आपसी सामंजस्य और उनके समर्थन देने के प्रस्ताव संदर्भित एक सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों का भी जमावड़ा था। उसमें योगी जी भी गए थे। हमने वो पूरा कार्यक्रम देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन हमने ये साफ अनुभव किया कि व्यक्तिगत तौर पर योगी जी का जो एक अपना निजी स्वभाव है, उसके विपरीत थोड़ा वो अलग थलग से नज़र आए और परेशान से भी नज़र आए। ये बात अलग थी कि मोदी जी इस चीज़ को भांपते हैं और उनकी बेजोड़ मेहनत वो भी जानते हैं कि इनके अपने व्यक्तिगत छवि और प्रभाव के चलते इनकी पार्टी में ही ज़बरदस्त जेलसी और ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्विता का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी का हाथ 2 बार पीठ पर थपथपाया योगी के, तो योगी जी मुस्कुरा पड़े। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। डिसमिस यहाँ हो गया है। असेंबली के तमाम बार की मीटिंग में, खास करके वो सीन याद कीजिए जब उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा था कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। उस समय जिस ढंग से बार बार अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और तमाम सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को उद्वेलित करते थे और ऐसी ऐसी बातें कहते थे जिससे एक मजाकिया माहौल भी बनता था, लेकिन कभी कभी रौद्र रूप लेता था। उस रौद्र रूप में इस बात की ठसक थी कि 2 बार तुम इलेक्शन लड़के आए, जीत नहीं पाए, लेकिन अब की बार चाहे असेंबली की मीटिंग हो, चाहे केंद्र सरकार में लोकसभा की मीटिंग हो, उस चलते हुए सदनों में विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, सारे में सपा पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अपने प्रदर्शन और उनके प्रभावों का असर साफ दिखेगा। उस ढंग से उतने हल्के में लेने की जुर्रत
अब ना तो कोई पार्टी कर सकती है न करेगी। जहाँ तक मेरा अपना निजी यकीन है, यह बात सापेक्ष तौर पर एक सूझबूझ और समझदारी का भी है कि सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देख के ही बात करनी चाहिए। लेकिन बात यहीं आके नहीं टिकेगी। जो व्यक्ति गुरूर वाला होता है, जो व्यक्ति अपने बातों पर बहुत तवज्जो देता है, कुछ फटेहाल होते हैं, चिरकुट स्वभाव का नेचर होता है, कब क्या बोल गए कोई लोड नहीं लेते। ऐसे ही योगी जी का निजी स्वभाव, जो व्यक्तिगत तौर पर मैं मीडिया सर्किल से ये समझ पाया, उनके अंदर आंतरिक रूप से चलने वाला एक अपना निजी द्वंद्व है, जिसमें वो किसी को साझीदार नहीं बनाते। और उस निजी साझीदार ना बनाने वाले स्थिति में मेरा दृढ़ यकीन है कि इलेक्शन के पीरियड में जिस बुलंदी से और जिस विश्वास के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर वो कहते थे 80 की 80 सीट और घट के केवल 36 रह गई, उस कमी की भरपाई वो कैसे करेंगे, सिवाय योगी जी के योगी जी का कुर्ता भी नहीं जानता। जितना व्यक्तिगत मैं जानता हूँ और जो सोशल मीडिया पे मजाक बनाने का प्रक्रम है, जैसे कंगना रानौत को भी किसी एक सीआरपीएफ की जवान ने, जो हरियाणा में पोस्टेड है, हवाई अड्डे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा हमारी माँ किसान आंदोलन में मूवमेंट में शामिल थी और ये मजाक उड़ा रही थी। वो उसका आपसी द्वंद्व था। सोचिए जरा, वो लड़की जिसकी माँ उस आंदोलन में शामिल थी, उस पंजाब की उस लड़की में कितना खुमार था कि वो इंतज़ार कर रही थी कि बंद से कभी मेरे इसी हवाई अड्डे पर, वो इसी एंट्री गेट से वो आ जाती तो मज़ा आ जाता। उसका उतने लंबे समय का इंतज़ार भगवान ने पूरा भी करा दिया और एक थप्पड़ उसने रसीद कर लिया। उसने ये भी चिंता नहीं की कि हमारी नौकरी जा सकती है, हमारा कुछ भी हो सकता है, उसने थप्पड़ रसीद कर दिया। ऐसे ही इतना बड़ा उपमा तो उससे नहीं दूंगा, लेकिन ऊधम सिंह ने जनरल डायर को जाकर के कहाँ मारा था, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश के क्राउन में जाकर के सेंट्रल हॉल में मारा। ऊधम सिंह वो भी पंजाबी ही था। कहने का मतलब, इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में आप जानते हैं, जिसके साथ वो रोज़ बैडमिंटन खेलती थी, उनका पंजाबी गार्ड था। उसको इंदिरा गांधी जी को लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपने वहाँ जो स्वर्ण मंदिर है और पंजाबियों को जो मरवाया है, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, इसके लिए सही ये है कि आप अपने जो गार्ड रखे हुए हैं पंजाबी, इनको हटा दें। इंदिरा गांधी को ये चीज़ नागवार गुजरी और ये उसको उन्होंने हल्के में लिया और यही बात पलट गई। उन्हीं पंजाबियों ने आखिरकार इंदिरा गांधी का खून कर दिया। आप यकीन माने, जो ये तत्व पाया जाता है विशेष प्रकार के व्यक्ति में पाया जाता है। गांठ को बांध रखना, लंबे समय तक उसे दबाए रखना और वक्त आने पर उसकी भरपाई करना। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने स्वभाव के बारे में प्रकटीकरण करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग अगर रेगुलर मुझे सुन रहे हैं तो ये तो स्वभाव से जान गए होंगे कि हमारा निजी स्वभाव कैसा कैसा है। कब मुझे आक्रोश आ जाता है, कब व्यग्रता आ जाती है, कब भावुक हो जाता हूँ, ये सब बगैर बताए, बगैर आप लोगों से एक सेकंड मिले, आप लोग एनालिसिस कर लिए होंगे अपने अपने बुद्धि, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, अनुग्रहिक क्षमता के हिसाब से। ऐसे मैं कभी भी आयोगी जी से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उनके हाव भाव, क्रिया तत्व, बाणी, चेहरे पर जो भाव आते, भंगिमाएँ, ये सारी दर्शाती हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले में भी अच्छे समय तक आत्मचिंतन में होते हैं। और ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन किस बात के लिए कर रहा है? उनको अपने बच्चे की चिंता है, उनको अपने भाई का घर बनवाना है। उत्तर प्रदेश ने यह भी साबित किया कि उसको व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं। मैंने मतगणना के तुरंत बाद वाले वीडियो में क्या कहा कि यहाँ और कोई सच बाद में होगा, सबसे बड़ी सच जाति है। एक ज़माने में बिहार इसके लिए बदनाम था, लेकिन बिहार की उस स्थिति को यूपी ने दर दबोचा है। कुछ हमारे वो अधिवक्ता बंधु व बहन इस बात से नाराज़ हो सकते हैं कि सर क्या जब बीजेपी सत्ता में आती है तब जाति वाले वोट नहीं करते? तब भी करते हैं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा कि वैचारिक रूप से चाहे उस पार्टी के लोग जो सपोर्ट में वोट देते हैं, चाहे इस पार्टी के सपोर्ट में वोट देते हैं, लेकिन वो आधार विकास या विचार नहीं बनाते, कास्ट बनाते हैं। इस संदर्भ में मैं जातिवाद कह रहा हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि बीजेपी को वोट करने वाले जातिवादी नहीं हैं, वो भी घोर जातिवादी हैं।
जिस तरीके से सवर्णों के ऊपर ये आरोप लगता है कि सवर्ण की सपोर्टर पार्टी है बीजेपी, उसका प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं ऐसा तमाम साक्ष्य बिखरे पड़े हैं कि इस चीज़ को बल मिलता है। इनमें हार के भी कारण छिपे हैं। आपने मान लीजिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत की वजह से किसी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करा दिया, इसको कहने की क्या जरूरत थी हर मंच पर। यह जब पेट में चारा नहीं है, नीरो रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, पेट में चारा नहीं है, रोटी रोजगार नहीं है, तो भय दिखाकर प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने पे आदमी तो डर के मारे वो अंदर हो जाएगा, लेकिन पेट में चारा लाने के लिए वो कोई भी जुगत करेगा। उसमें चोरी, बेईमानी, लटैती, डकैती सब आता है, 420 आता है। इसको अवसर कौन दे रहा है? बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की स्थिति ने। असल में व्यक्ति के पास जब रोजगार होता है तो वो उन सामर्थ्य से आगे की चीज़ों को भी वाई करता है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं किया है। लेकिन जब उसके पास रोजगार नहीं है तो जिसकी माली हालत जिस एज पे जो है उससे भी कम में वो गुजारा करना चाहता है। जब तेल 200 रुपये किलो चला गया खाने वाला, तो लोगों ने ये नहीं कि 200 रुपये तेल के लिए लाइन लगा दी, कोशिश ऐसी करी कि तेल का यूज ही कम करें या तेल की जगह पे रिफाइन या इस तरीके से चीज़ों को प्रयोग कर लें। वैकल्पिक आदमी में पैरेलल सोच लेता है, स्वाभाविक है सोचेगा। जैसे किसी संस्था में अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा फीस ली जा रही है तो जिनके पास नहीं है वो पैरेलल क्या सोचते हैं, कोई और कोचिंग वाला हो, नहीं हो तो हमें कोई अच्छी किताब मिल जाए, नोट्स मिल जाए, वहीं वो संतोष कर लेता है। तो योगी जी को इस बात को समझ आ गया है कि असल में सारी चीज़ें तो हम मेंटेन किए, पुलिस भर्ती भी करवा रहे थे, आरओ भी एग्जाम करवा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिन कारणों से आरओ रद्द हुई और ये पुलिस भर्ती की दोनों पाली की परीक्षा जो बुरी तरीके से रद्द की गई, ये सबसे दर्दनाक और असहनीय थी। इसने उस कोढ़ में खाज का कार्य किया जो 2.5 साल से वेटिंग में चल रहा है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती। वो पुरानी पड़ गई थी, उसके जो मतदाता थे, उसके जो व्यक्ति विशेष थे, उतना उद्बिलाव नहीं था, उतनी आग नहीं थी, उतनी दहकपना नहीं था। लेकिन आरओ और पुलिस भर्ती की एकदम जस्ट मतदान के पहले की घटी घटनाओं ने चूल्हे हिला दिए। खास करके वो मुझे याद आता है कि आरओ में जब तक लास्ट तक ये डिक्लेयर नहीं हो गया कि परीक्षा रद्द कर दी गई, अधिवक्ता बहनों से और कहना चाहूँगा तमाम ऐसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली लड़कियां अपने सारे कामकाज छोड़ करके लाल गिरजाघर के सामने अनशन पर बैठी थी। बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और वो हुजूम कौन बोल सकता है जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और पूरे लोक सेवा आयोग के सारे गेट को रात के 1:30 बजे खाली कराया जा पाया था, तब जाके आयोग के अंदर के कर्मचारी बाहर निकल पाए थे। इस सीन को भी योगी जी ने गंभीरता से नहीं लिया, या योगी जी को समझाने बुझाने वाले जो वर्कर नौकरशाह हैं वो मौका परस्त, वो किसी भी सरकार के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी की सरकार को भी गिराने का काम अधिकारियों ने किया। तो इस चीज़ को समय रहते वो जो भांप रहे हैं, मेरा यकीन है 9, 10, 11, 12 इस सोच समझ में जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसका अंदाज़ा ना हमें है, न विपक्ष को है, न आपको है, न किसी को है। ऐसे निर्णय योगी जी के व्यक्तिगत हो सकते हैं जिसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी इनको दे सकते हैं, क्योंकि अभी मंत्री का विभाजन है। दिल्ली सरकार में कौन कौन उत्तर प्रदेश से मंत्री बनेगा, एक छोटा सा चुनौती का छोटा सा रोड़ा बना है, ये 10 तारीख तक सुलझ जाएगा। होम मिनिस्ट्री में कौन बैठ रहा है, कौन डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहा है, सब साफ हो जाएगा। तो मेरा निजी विश्वास है आप लोगों के बारे में जेएपीओ के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष नोटिफिकेशन ये लास्ट जून के आसपास ही संभव दिखता है, क्योंकि जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुपालना में भी 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अगर 15 तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन का दिशा निर्देश जारी होता है तो यकीन माने कि उसको एग्जीक्यूट होने में, चाहे कमीशन या किसी अन्य विभाग का डिपार्टमेंट का हेड हो या उससे जुड़े कर्मचारी हो, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए अधिकृत हो, तो उसको करवाने में
और उस आर्डर को एग्जीक्यूट करवाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप लोगों को भी सब्र रखना चाहिए। एक वीडियो एक कट पेस्ट पेपर का खूब वायरल हो रहा है। किसी जूनियर डिवीज़न के बच्चे ने उसकी कॉपी को अदला बदली का उसने आरोप लगाया है, कुछ पेपर पेज फटे होने का आरोप लगाया है। मैं कहता हूँ सरकार किसी की भी हो, कितना भी ईमानदार कितना भी बेईमान, ये होता है। 15 में भी अपने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन जो नंबर अच्छे लोग होते हैं और उनका अंतिम सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ इसी प्रकार की विचित्र भ्रष्टाचार के वो शिकार हो जाते हैं। मैं इस पर ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जिस किसी चीज़ पर अगर विचार कर रहा हो तो उस पर हम कौन होते हैं वकालत पेलने वाले, हम कौन होते हैं उसके बारे में कोई उपधारणा शेयर करने वाले। ये आयोग और माननीय उच्चतम न्यायालय की डबल पीठ का विषय है, इसलिए उसमें जो भी कुछ दिशा निर्देश आएंगे सच्चाई होगी पता चलेगा। वेट करें, उसको लेकर अपने मन में कोई अन्य मनस्कता से थैल्यपना या यह भावना ना जागृत होने दें कि असल में ये टोटल भ्रष्टाचार से ही होता है, पढ़ना बेकार है। नहीं, ये जानते हुए आपके पास प्रत्यक्ष सबूत भी हो तब भी उसको नकारात्मक होने की वजह से बहुत मस्तिष्क में सोचकर बल मत दीजिए। अगर ये आपके माइंड में घर कर जाएगा तो आपका नेचुरली पढ़ने का मन नहीं लगेगा, और आपका मन उसी ठीक टाइम पर जब आप पढ़ सकते थे अपने दिमाग को तरोताज़ा करके बेहतर आर्गू के लिए चीज़ों को कलेक्ट कर सकते थे, आपका समय यूं ही चला जाएगा और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? फाइनली आपको प्रारंभिक परीक्षा में ही सक्सेस नहीं मिलेगी, मेंस और इंटरव्यू की तो बातें छोड़ दीजिए। तो ऐसी ही जो सिचुएशन है इसमें आपको जून ज़्यादा डिले नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कितना भी डिले करे तो 25 जून के आसपास, वही जो राजस्थान आप जा रहे हैं, आपको अच्छी गुड न्यूज़ 2 सुनने को मिल सकती है। दोनों के बारे में परसों या परसों भी हिंट किया था। एक जुडिशरी की वैकेंसी, एपीओ की वैकेंसी भी अब प्रोबेबिलिटी वाली है, जबकि आप जानते हैं वेटिंग निकालना है। लेकिन अगर सरकार ये कह देती है वेटिंग निकलता रहेगा, वैकेंसी निकालो, तो उसकी और एक विषय संदर्भित बदलाव कि नई संहिताएं एपीओ में होंगी, पुराने के साथ होंगी या पुराने के बगैर होंगी, इन सब के बारे में क्लियरेंस के लिए मेरा निजी विश्वास है मिड जुलाई के आसपास या मानसून सत्र में विधानसभा के आपके सब्जेक्ट में बदलने के प्रस्ताव रखे जाएंगे, और जो 10 दिसंबर की डेट लगी है उस पर एपीओ का प्रीलिम्स हो सकता है। और अगर जे की परीक्षाएं इधर नहीं पॉसिबल हो पाई, हाई कोर्ट ने उस पर अपने दिशा निर्देश और नोटिफिकेशन पर इंडिकेशन नहीं दिया, कमीशन स्वतंत्र रूप से इसको कराने के लिए गजट नहीं कर पाया जून में, तो यकीन मानिए वो दिसंबर वाली ही डेट में किसी डेट पर यूपी जुडिशरी का भी प्रयोग होगा। परसों नरसों जो बात मैं कह रहा हूँ वही दोहरा रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस बचे हुए समय में अपने दबाव को कंट्रोल करते हुए और ये मानते हुए कि जो कुछ जिस भी सेक्टर में सर्विस की भर्ती होने जा रही है उसमें करप्शन नहीं हो पाएगा, न होने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देगी ये गवर्नमेंट। एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कुछ वही हाल इस समय बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की है। माननीय योगी जी इस पर कितना फिक्रमंद हैं ये उनके आज के हाव भाव और उनके चेहरे के बाहरी तेज ने सब कुछ कह दिया है। इसका कशिश, इसकी कमी को निकालने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे एरिया के वर्क में एक नौकरी या बेरोजगारी के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार ना दे पाना भी माइनस पॉइंट रहा है, जिसको प्लस करने के लिए योगी जी कर्तव्यबद्ध या संकल्पबद्ध दिखते हैं। थोड़ा सा समय वेट करें, किसी भी र्यूमर या न्यूज या किसी घटनाक्रम रिट पिटीशन को लेकर के बहुत तूल मत दें, बहुत जवाब सवाल में ना लगें, अपने काम में मगन रहें। जो चीज़ आप पढ़ाई लिखाई में करते हैं उसको गंभीरता से पढ़ें। अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको जब भी अवसर मिलेगा आप उसको बेहतर कर पाएंगे। मेरी दुआ है, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको सुनने वाले, मुझको सुनने वाले सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को। ईमानदारी से अगर आपकी स्टडी चल रही है, यकीन मानिए यह वर्ष और अगले वर्ष, जो कि मेंस ये पॉसिबल है कि अगले वर्ष हो, तमाम एचजेएस की भी संभावनाएं बनती है कि मेंस अगले साल हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले समय में जो वस्तुस्थिति इस साल बचे हुए और नए साल के लिए आपकी जीवन शैली होगी, खास करके बेरोजगारी को ख़त्म करने की दृष्टि से, उसमें ये जो योगी जी का बीच में लिया गया शैथिल्यपना और उसके बाद ये ज़बरदस्त निर्णय के लिए किया जाने वाला कर्तव्यबद्ध प्रयास, ये स्पष्ट प्रभाव दिखाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही सकारात्मक दिखाएगा। आप अपने चैनल से जो साथी बिल्कुल नए हैं और
BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ना चाहते हैं, या एविडेंस पढ़ना चाहते हैं, या APO से रिलेटेड पूरे सिलेबस का अध्ययन करना चाहते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड पूरे सिलेबस का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो स्वागत होगा। हमारी सीरीज, टेस्ट सीरीज कार्यक्रम, क्लासेज सब कंटिन्यू है। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। अधीर नहीं होना है, अपनी पढ़ाई जोरों से रखिए। अचानक धाड़ धाड़ दोनों वैकेंसी आ जाएगी, और इसी साल मिनिमम दोनों वैकेंसी का प्रीलिम्स भी कमीशन करवा लेगा। ठीक है, कल मिलते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और अपनी ऊर्जा को अपव्यय होने से बचाने के लक्ष्य के साथ अपनी पढ़ाई पर आप शिद्दत से जुटे रहेंगे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।